दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। किशन की आंखें ठहर गई थी, जिसे देखकर सोनिया देवी चीख पड़ी। किशन को मृत घोषित करने से पहले डॉक्टरों ने उसे बचाने की अपनी अंतिम कोशिश की। इस समय वहां मौजूद किसी भी शख्स को उसके बचने की आशा नहीं थी, मगर शायद मौत को धोखा देने में मजा आता है। वह उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते होते हैं, जब रोगी कुछ संभल जाता है, उठने बैठने लगता है, सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया। उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निष्ठुर लीला है। जैसे अब किसी को भी किशन के जीवित बचने की आशा नहीं थी, तो उसने किशन को अपना शिकार नहीं बनाया। जी हाँ, यह संभव है कि कभी कभी एक शरीर जो कि मृत प्रतीत होता है, असल में जीवित होता है, किंतु सुषुप्तावस्था में या अचेतन होता है, जो कुछ समय बाद फिर से जीवित हो सकता है। सच में किशन मरा नहीं था, किसी कारणवश वह भी मृतप्राय या अचेतन हो गया था, किंतु अब फिर से ठीक हो गया था। किशन को ना जाने किसके आशीर्वाद या दुआ से वरदान स्वरूप विधाता ने उसका जीवन लौटा दिया था। श्री हरि नारायण ने रोहन को सामूहिक घोषणा करके अपने परिवार का सदस्य बनाते हुए उसे अपना चौथा बेटा मान लिया। रोहन को उसके साथ हुई अनहोनी के लिए उसके मोहल्ले और शहर वासियों के साथ साथ सारे देश वासियों की सहानुभूति और स्नेह तो मिला ही था। उसके धैर्य और बहादुरी के लिए उसे राजकीय समकष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं, वे विजय होते हैं। यह संसार रोहन जैसे मर्दों के लिए है। जिस दुख को हम सुनना भी नहीं चाहते, रोहन उसे भोग रहा था। फिर भी वह अपनी माता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दोबारा ऑस्ट्रेलिया गया। दूसरों का सम्मान करना एक शिष्ट आचरण है और दूसरों से सम्मान पाना एक नशा। उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जब हर व्यक्ति चाहता है समाज में उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, अलग पहचान हो तथा लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। लेकिन बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो आत्महत्या करके अपने माता पिता की आत्मा और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को छलनी कर जाते हैं। एक बेटे के लिए इससे बड़ा कोई कलंक नहीं होगा कि उसके बूढ़े और कमजोर माता पिता को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए लोगों के सामने भीख मांगने के लिए उन हाथों को फैलाना पड़े जिनके सहारे कभी उसने चलना सीखा। विधाता ने किशन को इस कलंक से बचा लिया, जिसका एहसास उसे बखूबी था। कई दिन हो गए लेकिन वह राधिका से बात तक नहीं कर सका था, लेकिन अब वह उसके बिना भी अपने परिवार के लिए हंसी खुशी जीने लगा। इस वक्त वह कुलदीप और सुनील के साथ दुकान पर बैठा गप्पे हाँक रहा था। अचानक सागर वहां आया और किशन को बाहर बुलाया। भाई, राधिका ने आपके लिए पत्र भेजा है। सागर ने एक कागज किशन की ओर बढ़ा दिया। राधिका का नाम सुनते ही उसके दिल की धड़कन अनायास बढ़ गई, आंखें सजल हो गईं। किशन ने पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रियतम, मुझे क्षमा कर देना। मैंने आप पर भरोसा न करके आपके प्यार का जो अपमान किया, उसके बाद मैं खुद को आपकी दासी बनने के योग्य भी नहीं समझती। आपने मुझे प्रेम का वह स्वरूप दिखाया जिसकी मैं इस जीवन में आशा भी नहीं करती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब तक जीऊंगी आपके प्रेम में मग्न रहूंगी। लेकिन आपने आत्महत्या का प्रयास करके जो गलती की, उसके सामने मेरी गलती कुछ भी नहीं। जीवन में भले ही कितनी ही उलझने, कितनी ही तकलीफें, कितने ही दुख और कितने ही सुख हों, हमेशा हौसले और सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। फिर प्यार तो समर्पण है, त्याग है, तपस्या है, जो अपने चाहने वाले पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है। प्यार हमेशा प्रेरणादायी होता है। अगर हालात ऐसे हो भी गए थे कि हमें अलग अलग जीना पड़ता, तब भी सब कुछ वैसा ही चलते रहना चाहिए था जैसा आपके परिवार और आपके लिए शुभ होता। आपको कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए था जिससे मैं तड़प जाती कि मैंने किसे खो दिया और आपके चाहने वालों को खुशी होती। जो प्यार साधना के तप को झेल चुका हो, उसे तो सारी कायनात मिलकर भी नहीं हरा सकती। परंतु कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जब दो प्रेमियों के मिलन की आवश्यकता को समझना या समझाना मुश्किल हो जाता है। तब समस्त जीवन बल्कि बहुत सी जिंदगियों की बलि देने से अच्छा है एक आदर्श की बलि दे देना।
इसीलिए मैं आपसे दूर जा रही हूँ। लेकिन मैं फिर आऊंगी और हम फिर मिलेंगे, परंतु केवल उसी दशा में जब तुम एक कामयाब इंसान बन जाओगे। यही मेरे लौटने की एकमात्र शर्त है। मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारी राधिका। किशन राधिका से अलग होने की कल्पना से ही कांप उठा। वह राधिका से इतना जुड़ गया था कि उससे अलग वह अपना अस्तित्व ही स्वीकार नहीं कर पा रहा था। किशन ने खत अपने दिल के करीब जेब में रख लिया। मिलना तो हमें हर हाल में है, देखना है नसीब मिलाता कैसे है। अरे किशन किस सोच में पड़ गए यार। किशन को सोच में पड़ा देख सुनील ने पूछा। अनायास उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। जिस स्थिति से वह बचना चाहता था वही उसके सामने आ गई। किशन कुछ भी नहीं बोल पाया। क्यों किशन, किसका खत है? कुलदीप ने पूछा। भैया वह राधिका अच्छी लड़की है, सागर से बताए बिना नहीं रहा गया। क्या कहा राधिका? जी भैया। क्या यह खत तुझे राधिका ने दिया है? जी हाँ भैया, शायद वह आज ही यह शहर छोड़कर जा रही है। शहर छोड़कर उसे जाने कौन देगा किशन, मेरा भाई मेरी जान है और मेरी जान की जान को मैं जाने नहीं दूंगा। कहते हुए कुलदीप उठ गया। कुलदीप रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं उस लड़की को रोकने की, सुनील ने कहा। यार सुनील, ये तुम बोल रहे हो, क्या तुम्हारे लिए किशन की खुशी कोई मायने नहीं रखती? सुनील ने कठोर शब्दों में कहा। किशन उस लड़की के बिना भी खुश है। ठीक से देखो फिर बोलना। कुलदीप ने किशन की उदासी भांप ली थी। कुछ देर की बहस के बाद वे लोग बाहर आए। सुनील ने जेब से चाबी निकालकर बाइक स्टार्ट की और पीछे देखने लगा। किशन भीतरी खुशी से उछलता हुआ सुनील के पीछे बैठ गया। उसे लगा उसकी प्रेम कहानी का अंत भी किसी हिंदी फिल्म की तरह होगा, जिसमें वह नायक की तरह जाकर राधिका को रोक लेगा। लेकिन कुलदीप ने किशन को बाइक पर से उतरने का इशारा करके उसे दुकान पर बैठने को कहा तथा वह खुद सुनील के साथ चला गया। किशन उदास था। वह केबिन में आकर बैठा ही था कि काउंटर पर रखे फोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाया। हेलो, इज इट किशन? लगा कानों में किसी ने मिश्री सी घोल दी हो। बेहद मीठी आवाज। जी मैडम, आपने सही पहचाना, मगर आप हैं कौन? अच्छा जी, जिसका नमक खाया आज तुम उसी को नहीं पहचानते? नमक? कौन हो तुम? मैं ऋतु बोल रही हूँ। कौन ऋतु? जिसके लंच को तुम नाश्ते में खा जाते थे, मैं वही ऋतु हूँ। रॉन्ग नंबर, कहकर किशन ने फोन रख दिया। फोन डिस्कनेक्ट होते ही किशन इस सोच में पड़ गया कि आज अचानक ऋतु का फोन कैसे आ टपका। वह अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि फिर वही मिश्री वाला फोन बजा, वही मिठास, वही चाशनी घुली कानों में, लेकिन इस बार आवाज कुछ अलग लगी। हेलो जी, क्या यह श्री हरि नारायण घी वालों का नंबर है? जी मैडम, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप कुलदीप जी बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं उनका छोटा भाई किशन बोल रहा हूँ। किशन? कुछ सुना हुआ सा लगता है। हाँ, याद आया, तुम लुचे लफंगे बदमाश हो ना, जिसने मुझे मेरे घर पर आकर प्रपोज किया था। तो कौन हो तुम? मैं सुलेखा बोल रही हूँ। कौन सुलेखा? रॉन्ग नंबर कहकर एक बार फिर किशन ने फोन रख दिया। ये हो क्या रहा है? किशन माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। हालांकि वह सुरीली आवाज काफी देर तक कानों में गूंजती रही, लेकिन राधिका के बारे में सोचने की वजह से यह बात जल्दी ही उसके दिमाग से उतर गई। अचानक उसे किसी के उसके सामने होने का एहसास हुआ। राधिका को सामने पाकर वह जाने क्यों खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। वह एकदम उसके सामने खड़ी थी। एकाएक यह विचार किशन के दिमाग में कौंध गया। अरे, यह सब मैंने राधिका को ही तो बताया था, तो यह सब आपकी शरारत थी। किशन मुस्कुराया। वह खिलखिलाई। यूं लगा जैसे सच्चे मोतियों की माला का धागा टूट गया हो और उसके मोती साफ सुथरे फर्श पर प्यारी सी आवाज करते हुए बिखर गए हों। आपकी आवाज में गजब की मिठास है, किशन ने कहा। आज राधिका ने बनने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी और किशन ने उसे गौर से देखा तो ठगा सा खड़ा रह गया। हाँ कहिए, मैंने फोन पर आपकी बात पूरी नहीं सुनी। कुछ नहीं, सिर्फ एक अच्छे इंसान को धन्यवाद देना चाह रही थी।
अच्छा इंसान, इतनी जल्दी ये अच्छा इंसान बन गया। जब हम गए थे तब तक तो ये इतना अच्छा नहीं था, मुस्कुराते हुए सुनील ने कहा। कुलदीप सुनील और सागर को देखकर किशन समझ गया कि यह इन सब की सोची समझी शरारत थी। सब लोग बहुत खुश थे।